नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके, हम नजर डालते हैं देश और प्रदेश की खबरों पर। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सूरजकुंड में 4.52 करोड़ रुपए की लागत से बने कल्याण मंडप का किया लोकार्पण। ये कल्याण मंडपम 10 वार्डों की 2 लाख आबादी को सुविधाएं प्रदान करेगा। 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार ने सफलतापूर्वक 11 वर्ष पूरे किए। इस दौरान सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं बनाकर लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया। और आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 6% से 5.5% करने की घोषणा की। नीतिगत दर कम होने से बैंक लोन पर ब्याज दर में आई कमी। तो चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं जम्मू कश्मीर के कटरा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। ने निशाना बनाया, कोई घोड़े चलाने वाला, कोई पोर्टर, कोई गाइड, कोई गेस्ट हाउस वाला, कोई दुकान ढाबा चलाने वाला। पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। साथियों, पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। जम्मू कश्मीर का नौजवान अब आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। ये वो आतंकवाद है जिसने घाटी में स्कूल जलाए, और सिर्फ स्कूल यानी इमारत नहीं जलाई थी, 2-2 पीढ़ी का भविष्य जला दिया था, अस्पताल तबाह किए, जिसने कई पीढ़ियों को बर्बाद किया। यहां जनता अपनी पसंद के नुमाइंदे चुन सके, यहां चुनाव हो सके, ये भी आतंकवाद के चलते बड़ी चुनौती बन गया था। साथियों, बरसों तक आतंक सहने के बाद जैसे जम्मू कश्मीर ने इतनी बर्बादी देखी थी, इतनी बर्बादी देखी थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सपने देखना ही छोड़ दिया था। आतंकवाद को ही अपना भाग्य मान लिया था। जम्मू कश्मीर को इस स्थिति से निकालना जरूरी था, और हमने ये करके दिखाया है। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान नए सपने भी देख रहा है और उन्हें पूरे भी कर रहा है।
अब कश्मीर का नौजवान बाजारों को, शॉपिंग मॉल्स को, सिनेमा हॉल को गुलजार देख करके खुश है। यहां के लोग जम्मू कश्मीर को फिर से फिल्मों की शूटिंग का प्रमुख केंद्र बनते देखना चाहते हैं। इस क्षेत्र को स्पोर्ट्स का हब बनते देखना चाहते हैं। यही भाव हमने अभी माता खीर भवानी के मेले में भी देखा है। जिस तरह हजारों लोग माता के दर पर पहुंचे, वो नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाता है। अब 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ईद की उमंग भी हम चारों तरफ देख रहे हैं। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है। मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है, तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। गुरुपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम द्वारा 4.52 करोड़ रुपए की लागत से सूरजकुंड में निर्मित कल्याण मंडपम का उद्घाटन किया। ये मंडपम शहरी, माध्यम एवं निम्न वर्ग को सस्ती दरों पर उच्च स्तरीय सुविधाएं देगा। 15वें वित्त आयोग के बजट से बने इस मंडपम में बड़ा वातानुकूल हॉल, 5 एसी कमरे, किचन, पार्किंग, डॉर्मेंट्री, स्नान घर व शौचालय की सुविधा है। इससे आसपास के 10 वार्डों की 2 लाख आबादी को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी को सेफ सिटी बनाने, नदियों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि यूपी में 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य 15 अगस्त तक पूरा किया जाएगा। आप सभी इस अभियान के साथ जुड़िए और पर्यावरण को संरक्षित करने में अपना योगदान दीजिए। इस पूरे कार्यक्रम के लिए 35 करोड़ वृक्षारोपण एक पेड़ मां के नाम उत्तर प्रदेश में हम एक दिन में इस इवेंट को बनाने वाले हैं और बाकी अलग अलग तिथियों में कल से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, 15 अगस्त तक चलेगा। एक पेड़ मां के नाम हम लोग लगाएंगे और मैं फिर आप सबसे कहूंगा, आप सभी इसके साथ जुड़िए। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज अर्थव्यवस्था में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 6% से 5.5% करने की घोषणा की। मुद्रास्फीति आरबीआई के 4% के निचले बैंड से नीचे आ गई है। यह आरबीआई द्वारा लगातार तीसरी बार रेपो दर में कटौती है, क्योंकि मुद्रास्फीति में नरमी के कारण बैंक को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर स्थान केंद्रित करने का मौका मिला। ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा। परिणाम स्वरूप स्थायी जमा सुविधा यानी कि एसटीएफ दर 5.25% पर समायोजित हो जाएगी। सीमांत स्थायी सुविधा यानी कि एमएसएफ दर और बैंक दर 5.75% पर समायोजित हो जाए। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, इस वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है, जो हमारे पहले के पूर्वानुमान के अनुसार जारी रहेगी, जिसमें पहली तिमाही 6.5%, दूसरी तिमाही 6.7%, तीसरी तिमाही 6.6% और चौथी तिमाही 6.4% रहेगी। जोखिम समान रूप से संतुलित है। Factors into consideration, real GDP growth rate for this year 25-26 is projected at 6.5%. We continue with our earlier forecast with Q1 at 6.5, Q2 at 6.7, Q3 at 6.6 and Q4 at 6.3%. The risks are evenly balanced.
रामनगरी अयोध्या में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 8 मंदिरों में कल प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। 12-12 घंटे तक पूजन किया गया। इस काम में अयोध्या के वेद पाठी ब्राह्मण शामिल थे। लार्सन ट्रूब्रो के अधिकारी के साथ मूर्ति बनाने वाले नक्काशी के कारीगर समेत मंदिर से जुड़े पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया। लखनऊ से 53 किलो का लड्डू लाया गया था। दरवाजे और शिखर पर सोने का काम कराने वाले दिलीप भाई भी पधारे थे। उन्होंने बताया कि अभी राम दरबार के दर्शन आम आदमी के लिए सुरक्षा कारणों से नहीं खोला जाएगा। बरसात बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा जाएगा। उसी समय राम दरबार भी दर्शन के लिए खोला जाएगा। अभी चारों दिशाओं में द्वार लगाने के लिए इस काम के पूरा होने में 6 से 8 माह लग जाएगा। 70 एकड़ में बाउंड्री वॉल बनेगी। इस संपूर्ण निर्माण का कार्य 2026 में पूरा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे निवेदन को स्वीकार करके पधारे। संयोग ऐसा था जो हमें बहुत बाद में मुझे पता लगा कि उनका जन्मदिन भी 5 है, 5 जून। हम तो बहुत कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन समाज के लोग उनके लिए अच्छी बड़ी फूलों की माला तमिलनाडु से, छोटे छोटे फूल और इलायची दाने की बने हुए मुकुट, वो भी दक्षिण भारत से। उत्तर प्रदेश के एक कार्यकर्ता राम जन्मभूमि का मॉडल, जिस पर सोना 24 कैरेट का सोना चढ़ा हुआ था, वो अनायास लाए थे। वो भी हमने महाराज जी के चरणों में समर्पित किया। लखनऊ से 53 किलो का लड्डू एक महाराज जी ने स्पर्श किया। मुंबई से दिलीप भाई आए थे, दिलीप भाई लाखी, जिन्होंने मंदिर में सोने के स्वर्ण का काम किया। दरवाजों पर सोना, शिखर पर सोना। ऐसे ज़्यादातर उन बंधुओं को निमंत्रित किया गया जिन्होंने मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। अभी ये परिस्थिति नहीं है कि परकोटा के 6 मंदिरों में जनता को दर्शन के लिए अनुमति दी जाए। वो परिस्थितियां शायद वर्षा काल बीत जाने के बाद आ सकती है, क्योंकि अभी निर्माण के बहुत से काम चल रहे हैं। मशीनें घूमती रहती हैं, बड़े बड़े पत्थर क्रेन से उठाए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि हम सुरक्षा पर पूरा ध्यान दें। रन फॉर राम के लिए नरेंद्र सिंह यादव ने सोमनाथ से अयोध्या की दूरी 36 दिन में पूरी की। प्रतिदिन ये 51 किलोमीटर की दूरी पूरी कर रहे थे। यात्रा के दौरान रात्रि निवास, मंदिर, धर्मशाला, स्कूल में करते हुए इन्होंने पूरा किया। बीएचपी के कार्यकर्ताओं ने इनका सहयोग किया। सुरक्षा के साथ जो आवश्यकता थी वो वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने इन्हें प्रदान की। श्री राम के लिए की गई इस यात्रा के लिए राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव चंपत राय ने नरेंद्र यादव का धन्यवाद दिया। नरेंद्र यादव की ये दौड़ द्वारिका सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा की। इसका उद्देश्य देश की एकता को श्री राम के अनुसार जोड़ना था। तो कश्मीर का पुंछ जिला, पुंछ जिले में एकदम सीमा पर बूढ़ा अमरनाथ, वहां से दौड़ लगाकर अयोध्या आना। अगली बार रामेश्वरम, तमिलनाडु का एकदम दक्षिणी छोर, समुद्र के बीच में, वहाँ से दौड़ लगाकर समुद्र पार करके भारत की धरती
और फिर उत्तर की ओर दौड़ लगाकर अयोध्या आना। इस बार का प्रयास सोमनाथ, गुजरात, तो ये लगभग 1800 किलोमीटर की सोमनाथ से अयोध्या की दूरी इन्होंने 36 दिन में पूरी की। अभी मैंने गुजरात सोमनाथ जी से दौड़ लगाना शुरू की और आज राम जन्मभूमि में पहुंचा, अयोध्या जी। इसमें 1800 किलोमीटर के आसपास एक्यूरेट रीडिंग्स मैं जीपीएस में देख के बता पाऊंगा, लेकिन 1800 हम पकड़ सकते हैं। इसमें लगभग मुझे 35 दिन, आज 35वां दिन है और हम दोपहर 11 बजे के आसपास पहुंच गए थे। ये अभी जो हम अगली दौड़ लगाने वाले हैं वो अरुणाचल प्रदेश से है, जहाँ पर परशुराम जी ने अपनी तपस्या की थी, जिसके जगह का नाम है परशुराम कुंड, अरुणाचल में है। वहाँ से अयोध्या दौड़ लगाएंगे जनवरी माह में, क्योंकि उसी समय वहाँ का जो जलवायु है वो ऐसी है कि जिस समय आप वहाँ पे कर सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखते हैं उससे जुड़ी कुछ खास खबरें। बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं और प्रभावी नीतियों के जरिए देश के हर वर्ग को उसके अधिकार और सम्मान से सशक्त किया है। पिछले एक दशक में एनडीए सरकार ने कई लोगों को गरीबों के चंगुल से निकालने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे और समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देखिए मोदी सरकार के 11 वर्षों पर ये खास रिपोर्ट। 21 मई 2014 को शपथ लेते ही पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की प्राथमिकता साफ कर दी थी। गरीब किसान को समर्पित मोदी सरकार ने बीते 11 वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं के जरिए सुखद बदलाव की कहानी लिखी है। 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जन धन योजना का ऐलान किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना बनी। न केवल 55.40 करोड़ खाते जीरो बैलेंस पर खोले गए, केंद्र सरकार की योजनाओं का डीबीटी के जरिए सीधा फायदा भी पहुंचा। डीबीटी से अब तक कुल 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। मोदी सरकार ने गरीबों के जीरो बैलेंस पर खाता खोलने के साथ ही कई सामाजिक योजनाओं का फायदा सुनिश्चित किया। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई, जिसके तहत अलग अलग वर्ग में 10 लाख तक बिना गारंटी कर्ज गरीबों को सस्ते दर पर मुहैया कराया गया, जिससे वो अपना कोई स्वरोजगार कर सके। 2025 में इस योजना के तहत कर्ज की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। बीते वर्षों में 11 सालों में मोदी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों की भी सुध ली है। पीएम स्वनिधि योजना के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स को आसानी से कर्ज मुहैया कराया गया है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने बीते 11 सालों में स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 13 मार्च 2024 तक 90.76 लाख समूहों के जरिए 10.04 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। मोदी सरकार लखपति दीदी योजना के जरिए 3 लाख करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने पर काम कर रही है। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से पीएम मोदी ने एक ऐसा ही बड़ा ऐलान किया। देश भर में गरीब महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देने की उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। 1 मार्च 2024 तक उज्ज्वला योजना के जरिए 10.33 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देश में हर गरीब के पास अपना मकान हो, जहां शौचालय सहित मूलभूत सुविधाएं भी हो। इस दिशा में प्राथमिकता पर कार्य किया गया है। पीएम आवास ग्रामीण के जरिए करोड़ों गरीबों को सुविधाओं से युक्त 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान दिए गए हैं। साल 2017 में शुरू की गई सौभाग्य योजना के जरिए हर इच्छुक घरों में बिजली कनेक्शन दिया गया है। मोदी सरकार अब हर घर नल योजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिससे देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी पीने का स्वच्छ पानी मिल सके।
मोदी सरकार ने ये भी सुनिश्चित करने का काम किया है कि किसी गरीब को भूखे पेट न सोना पड़े। कोरोना काल से शुरू हुई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए अब देश के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया जा रहा है। बीते 11 सालों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। मोदी सरकार ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं में अंत्योदय की अवधारणा को सबसे ऊपर रखा है, जिससे देश के हाशिए पर रही वंचित आबादी को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। फतेहपुर जिले में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए संजीवनी साबित हो रही है। मिट्टी के चूल्हे और लकड़ी के धुएं से परेशान महिलाओं को अब गैस चूल्हे की राहत मिली है। पहले जहां खाना बनाने में आंखों में जलन और बच्चों की बीमारी का डर रहता था, वहीं अब उज्ज्वला योजना ने उनके जीवन में सचमुच उजाला ला दिया है। जनपद में अब तक 2.85 लाख लाभार्थी उज्ज्वला योजना से जुड़ चुके हैं। लाभार्थियों ने बताया कि सरकार ने उनका दर्द समझा और मुफ्त गैस कनेक्शन देकर बड़ी राहत दी। अब खाना जल्दी पकता है, आंखों की जलन नहीं होती है और समय की बचत भी होती है। योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान बन गई है। अब तो जब से मोदी हमका दे थे, हम गैस में बनाई था, हमका बहुत फायदा, बहुत आराम है। अरे चूल्हा में अब कम से कम आँखी पिराए लगती, धुआं में यहाँ परेशानी होती रहे, लेकिन अब यही बनाई थे तो परेशानी नहीं देखा तो नहीं रहा आँखिन से कर आती। हाँ आराम है हमका। खाना तो जल्दी बन ही जाता भैया, वही में खाना जल्दी बन जाए। 2 मिनट 3 मिनट लगी है, मालिक को रिश्तेदार आएगा तो जल्दी हो जाता खाना। गैस में यहाँ फूका तो रहा चूल्हा का मतलब है। चूल्हा में बनाती थी, हमको गैस मिली, गैस में हमको फायदा मिला। अरे बहुत समय से होते थे, लकड़ी लाते थे, आँख में धुआं लगता था, सब कुछ लगता था। गैस में आराम भी है कि जल्दी से खाना बन जाता है। बहुत आराम है, सरकार दे दिया है मोदी। अब का कहते चूल्हा नहीं जलाया पड़ा था, हमारे बहुत आँखी से ढरका भावा करते हैं तो धुआं से दिक्कत होत रही है, तो अब गैस मिल गई तो अच्छा है, बनाए ली थी गैस में। बलरामपुर में बीते 11 वर्षों में सिंचाई योजनाओं से किसानों को व्यापक लाभ मिला है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत खेल तालाब, माइक्रो इरिगेशन और जलाशयों की जीर्णोद्धार से खेतों तक पानी पहुंचा है। लंबे समय से लंबित सरयू नहर परियोजना के पूरे होने से ये किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2021 को इस परियोजना का लोकार्पण किया था। किसानों का कहना है कि अब खेतों तक आसानी से पानी पहुंच रहा है, जिससे उनका उत्पादन बढ़ा है और वे विविध फसलों भी उगा पा रहे हैं। ये योजना जिले के लाखों किसानों के लिए सिंचाई की दिशा में एक मील का पत्थर बनी है। हमारे जनपद बलरामपुर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लोगों को निरंतर मिल रहा है। जिले में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं किया गया है। खेत तालाब योजना बोरिंग निःशुल्क लोगों को प्राप्त हुआ है। इससे किसान अपनी सिंचाई अच्छी तरह से कर रहे हैं। हमारे जनपद बलरामपुर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ लोगों को मिल रहा है। बोरिंग निःशुल्क लाभ लोग को मिल रहा है। इसमें किसान अपनी सिंचाई अच्छी तरह से कर रहे हैं और अच्छा लाभ उठा रहे हैं। सरयू नहर परियोजना जो है हमारे, जो हम लोग जब छोटे थे तब सरयू नहर परियोजना नहर खोदाई हुआ था, तो इससे आज हम लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। सरयू नहर से ये जो गन्ना का फसल है, धान का फसल है, गेहूं का फसल है, इससे हम लोग सिंचाई करते हैं। लाखों किसान हमारे आसपास के क्षेत्र में जो है लाखों किसान इससे जो है लाभान्वित होते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बांदा में छोटे उद्यमियों और बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत बिना गारंटी 20 लाख तक का ऋण मामूली ब्याज पर मिल रहा है, जिससे लोग व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। लाभार्थियों ने बताया कि योजना से न सिर्फ उन्हें रोजगार मिला, बल्कि कोविड काल जैसी मुश्किल घड़ी में भी उनका व्यवसाय दोबारा पटरी पर आया। इंडियन बैंक के सहायक प्रबंधन सुनीत कुमार के मुताबिक ये योजना युवाओं को प्रोत्साहित करती है और ऋण प्रक्रिया सरल व कम ब्याज वाली है। ये योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। 2019 में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। उसके बिजनेस स्टार्ट करते ही 3-4 महीनों बाद कोरोना का प्रकोप आ गया।
जिसपे मेरी दुकानें बंद हो गई। लगभग 8-10 महीने मैंने बंद दुकानों का किराया दिया। तभी मेरे यहाँ एक बैंक मैनेजर साहब आते थे इलाहाबाद बैंक के, तो उन्होंने मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की योजना के बारे में बताया। तो उन्होंने मुझे इस स्टार्टअप पे 4 लाख रुपए का सीसी लिमिट मेरी बनाई इस योजना के अंतर्गत। उससे काफ़ी मेरा बूस्ट हुआ बिजनेस। तो मुझे तो इस योजना से काफ़ी लाभ हुआ है। और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास लगभग 4 दुकानें हैं जो बढ़िया चल रही हैं। कोविड काल के बाद से चूंकि आर्थिक दिक्कत थी, तो ये मुद्रा योजना हमको संजीवनी की तरह मिली। हमारी इससे व्यवसाय पुनः स्थापित हो गया अच्छी तरीके से और व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। सरकार के इस योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। ये योजना व्यापारियों के लिए बहुत लाभदायक है। देखिए, मुद्रा स्कीम जो है ये प्रधानमंत्री द्वारा शुरू हुई थी, जिसके तहत लाभार्थियों को लोन मिलता है जो अनसिक्योर्ड रहता है। इससे अपना व्यापार आदमी शुरू कर सकता है और उसके लिए वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन दोनों मिलता है। कोई नया युवा जिसके लिए लोन जिसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो व्यापार अपना शुरू करना चाहता है, ये लोन उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे लोन आदमी अप्लाई करे और अगर सारी प्रोसीजर बैंक के जितने प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करे, उनको लोन मिलेगा। और जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह है वो भी नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा नहीं है कि आदमी उसको भर ना पाए। हाँ, व्यापार स्टार्ट ज़रूर करना पड़ेगा अगर नौकरी पेशे वाला नहीं है, क्योंकि जीवन व्यापन के लिए कुछ तो चाहिए। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शुक्रवार को लोक भवन लखनऊ के मीडिया सेंटर में विकसित कृषि संकल्प अभियान के संबंध में प्रेस वार्ता की। यह अभियान 29 मई से 12 जून तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए नवीनतम कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों, आधुनिक खेती के तौर तरीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि यह अभियान भारत सरकार की पहल पर विभिन्न विभागों और कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से संचालित हो रहा है। अब तक 4,959 स्थानों पर कार्यक्रमों में 8.39 लाख किसान शामिल हो चुके हैं। वहीं किसानों को 4.58 लाख निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरित किए जा चुके हैं। अभियान के लिए 410 रुपए करोड़ से अधिक का बजट स्वीकृत हुआ है। 29 मई को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसी लोक भवन के भीतर इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसके भीतर सभी हमारे प्रमुख विभागों के मंत्री और वो सेवा आयोग और उपकार के अध्यक्ष भी उसके भीतर रहे। यह अभियान उत्तर प्रदेश में 4,959 स्थानों पर कुशलता पूर्वक इसको संचालित किया गया है। इसके भीतर ICR के, कृषि विश्वविद्यालयों के, कृषि विज्ञान केंद्रों के और इन विभिन्न विभाग, जिसके भीतर कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य विकास, गन्ना विभाग, सहकारिता, इनके अधिकारी और कर्मचारियों के माध्यम से वहां पर किसानों को विविध प्रकार की जानकारियां, उनके साथ संवाद करने का कार्यक्रम चलाई गई। उत्तर प्रदेश के 4.30 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। एक जिले से दूसरे जिले में तबादले की सूची 16 जून को जारी होगी। गुरुवार शाम को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। 6 से 7 जून तक यूडाइस पोर्टल पर अधिक और कम शिक्षकों की संख्या वाले जिलों की सूची जारी होगी। शिक्षकों को तबादले के लिए 9 से 12 जून तक बेसिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 9 से 13 जून तक ऑनलाइन आवेदन की कॉपी BSA दफ्तर में जमा करनी होगी। 14 जून को बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑनलाइन आवेदन का वेरिफिकेशन करेंगे। 16 जून को NIC की तरफ से ऑनलाइन ट्रांसफर की लिस्ट जारी होगी। जारी शेड्यूल के तहत अंतर जनपदीय तबादले के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में मुख्य विकास अधिकारी और डाइट प्राचार्य को सदस्य, जबकि BSA को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसमें 5 साल की टाइम लिमिट को हटा दिया गया था। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।